बात करें तो सबसे पहले हमें ये बात अच्छे से पता है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है, तो दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन में हमें पता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, और अगर देखा जाए तो इससे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज अ C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। तो अब सवाल ये है कि पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें कि ये बैलेंस कैसे होगी। तो बैलेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, और उससे अगर आप देखेंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन एयर में आ जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन एयर में आ जाएगा, प्लस ये वाटर रिलीज होगा, और वाटर भी कितने रिलीज होंगे, तो दैट इज 6। तो ये बेसिकली करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये खास बात है। तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये खास बात। एक और चीज यहां पर मैंने कहा कि इस एरो के ऊपर लिखा है मैंने कि दैट इज जो रिक्वायरमेंट है दैट इज आ सनलाइट है, सनलाइट है, और बात की जाए तो दैट इज आ क्लोरोफिल है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि रॉ मटेरियल दैट इज आ रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल में क्या क्या रॉ मटेरियल है भाई, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर, तीसरा रॉ मटेरियल है दैट इज अ सनलाइट, और फोर्थ रॉ मटेरियल है दैट इज अ क्लोरोफिल। ये रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब ये तो आ गए रॉ मटेरियल की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्ट की, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें हम तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट बना है बेसिकली ग्लूकोज, और दूसरा प्रोडक्ट बना है बेसिकली ऑक्सीजन। ये निकल के गया है जिसका काम है प्यूरिफाई एयर। तो यही वो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। और अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन यही है जो बेसिकली किस प्रोसेस से रिलीज हो रही है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस से रिलीज हो रही है, जो एयर के अंदर आ रही है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रही है एयर के अंदर, तो इसका जवाब फोटोसिंथेसिस है। कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अकेला प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। यहां तक बातें मुझे उम्मीद है कि शायद समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तो इसमें भी है,
ऑक्सीजन इसमें भी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से हो रहा है? तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वाटर से, और किस प्रोसेस के जरिए रिलीज हो रहा है? तो दैट इज अ फोटोलिसिस के जरिए। तो दैट इज अ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ये आ रही है सनलाइट, दिस इज द सनलाइट। सनलाइट को हम एच न्यू से भी दिखाते हैं, तो ये मैं ऐसे एरो बना दूं, ऐसे एरो बना दूं तब भी सही है, एच न्यू लिख दूं तब भी सही है। एच न्यू का मतलब भी सनलाइट ही है, तो ये बात याद रखिए। ये एरोज जो बनाए हैं मैंने, दैट इज ऑल्सो द सनलाइट। तो मैंने कहा कि ये वाटर है जो स्प्लिट कर रहा है और ये टूट रहा है बेसिकली OH के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रहा है। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि सवाल यह है कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रहा है, तो किसके टूटने से रिलीज हो रहा है? तो दैट इज अ वाटर के टूटने से। ऑक्सीजन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं होगा, ये खास बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में, तो सीधी सी बात है कि ये अगर आप देखें तो मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिखाई दे रहा है ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर इवन एक चीज और मैं दिखाऊं यहां पर, पहले आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो मैंने कहा कि अगर दिखाया जाए तो ये रहा आपका वाटर। वाटर जब टूटेगा तो ये टूटेगा यानी हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, यानी वाटर जो स्प्लिट हो रहा है फोटोलिसिस के जरिए अगर देखा जाए तो वाटर स्प्लिट हो रहा है बेसिकली हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। देख लीजिए, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने क्या प्रोवाइड किया है? तो वाटर ने प्रोवाइड किया है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 हाइड्रोजन आपस में जब कंबाइन कर जाएगा तो ये बना देगा C6H12O6। तो इसमें एक सवाल पैदा हो जाता है पहले, यानी अगर देखा जाए तो इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे, उसके साथ 12 हाइड्रोजन H+ आयन है, आपस में कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करने के बाद ये ग्लूकोज बना रहा है। तो ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आप कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। अब एक सवाल है कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं इस तरह, C6CO2 प्लस 6H2O, एरो बना दिया, एरो के ऊपर मैंने ये सनलाइट दिखा दी है। जानते हैं सनलाइट एच न्यू से हम सनलाइट को दिखाते थे, या फिर एरोस इस तरीके से दिखा दिया और मैंने कहा कि ये नीचे क्लोरोफिल है, और मैंने यहां पर ये आपको इक्वेशन लिख दिया प्लस 6O2 लिख दिया। क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है? सवाल ये पैदा होता है। तो ये बताइए कि ये इक्वेशन के बारे में क्या कहना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है? तो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो देखिए बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पर क्रॉस बनाया है कि ये सही नहीं है, ये रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, ये रॉन्ग इक्वेशन है, ये बात याद रखिए। सही इक्वेशन ये वाली है, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ये वाली है। दैट इज जहां पर 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से कंबाइन कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। क्लियर है यहां तक? शायद उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। Yes. और इसको जरा जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ता हूं जी।
हो गया सर। ओके, अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं कि कैसे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे, तो मैंने कहा कि इट इज द प्रोसेस in which carbon dioxide and hydrogen, समझ रहे हैं, यहां पर मैंने वाटर नहीं लिखा है, यहां लिखा है हाइड्रोजन, combine together in presence of sunlight and chlorophyll and form glucose and oxygen. एक और बात यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो हाइड्रोजन आया है ये वाटर से आया है। बात यहां तक शायद समझ में आ रही होगी, क्लियर है? अच्छा, Yes, एक sir. और चीज है कि आखिर फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कौन परफॉर्म करता है, तो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस is performed by all green parts in a plant. तो प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट फिर मैंने लिखा है कि दैट इज अ मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लीव्स, यानी जो मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है, दैट इज अ लीव्स है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मैंने कहा लीव्स के अंदर भी कौन सा सेल ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं सेल ऑर्गेनेल की बात करूं तो सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, ये लिख लिया आपने सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट या नहीं? Yes. अच्छा ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अगर दिख रहा है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो ये पार्ट जो है सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रोमा को, ठीक है। स्ट्रोमा का मतलब ये जितना भी इसके अंदर जो ग्राउंड मटेरियल है, ये जो ग्राउंड मटेरियल है दैट इज नोन एज अ स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो है दिस इज द ग्राउंड मटेरियल, ये बेसिकली ग्राउंड मटेरियल है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं कि इस स्ट्रोमा के अंदर होगा डार्क रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही समझ लीजिए कि स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, तो दैट इज अ डार्क रिएक्शन, ये बात क्लियर रखिएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ये रहे थाइलाकोइड, दिखाई दे रहा है थाइलाकोइड। जब थाइलाकोइड का ग्रुप लगा हुआ है तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज अ ग्रेनम। तो ग्रेनम बेसिकली ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड है, यानी थाइलाकोइड एक तरीके का था, ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को आपने क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज ग्रेनम, क्लियर है?
और ये रहा थाइलाकॉइड, देख रहे हैं आप, ये जितने भी हैं सब थाइलाकॉइड्स हैं, ठीक है। लैमिला का मतलब है दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड है, यानी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड है ये, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, जिसको आपने नाम दिया लैमिला। एक खास बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है, ये खास पहचान है। ये जान लीजिए कि एक राइबोसोम है और एक अपना डीएनए है। तो ये एक तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है अपना, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना होता है। इसके अलावा कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके पास अपना डीएनए अपना राइबोसोम है, तो दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहां पर आपने देखा कि ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ग्रेनम समझ में आ रहा है, थाइलाकॉइड समझ में आ रहा है। तो अगर Yes. मेन बात करूं थाइलाकॉइड या ग्रेनम की मेन बात करूं, तो यहां पर लाइट रिएक्शन हो रहा है। यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? लाइट रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आपका था, यानी एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में स्पेस है, दैट इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? इसके अंदर कुछ Yes. स्टोर्ड फूड है। हाँ बताएं। सर कुछ नहीं। स्टोर्ड फूड की बात करें तो दिस इज द स्टार्च। तो ये बेसिकली स्टोर्ड फूड है स्टार्च की शक्ल में। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ जाऊं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि एक लाइट रिएक्शन है कहां पर हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन किस जगह पर हो रहा है? दैट इज अ थाइलाकॉइड में। देख लीजिए थाइलाकॉइड ये नजर आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन, जितने डार्क ग्रीन नजर आ रहे हैं सब के सब थाइलाकॉइड्स। और अंदर जो जेली मौजूद है, दिस इज द जेली, और उस जेली को आपने नाम दे दिया स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो एक डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब। तो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस takes place in two steps, या फिर रिएक्शन कह लें। तो फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शंस में हो रही है? तो वो है दो रिएक्शंस में। तो पहला रिएक्शन की बात करें तो दैट इज अ लाइट रिएक्शन, और दूसरे रिएक्शन की बात करें तो दैट इज अ डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में हो रही है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में हो रहा है, एक हो रहा है लाइट रिएक्शन में और एक हो रहा है डार्क रिएक्शन में। तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है दैट इज अ फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही एक और नाम है दैट इज अ हिल रिएक्शन, क्योंकि एक शख्स था, एक बंदा था जिसका नाम था हिल। उसने पहली बात लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया दैट इज अ लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए सनलाइट जरूरी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर बात की जाए कि ये कहां पर हो रहा है, तो अभी मैं पीछे भी बताया, फिर दोबारा कह रहा हूं कि दैट इज अ टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड। तो ये बेसिकली थाइलाकॉइड में हो रहा है, ठीक है, और ग्रेनम में भी हो रहा है, ग्रेनम में भी हो रहा है। दूसरी बात मैंने कहा कि रॉ मटेरियल्स
रॉ मटेरियल्स का मतलब जब जब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की, इसका मतलब है बात हो रही है एटीपी एंड NADPH। NADPH are prepared, are synthesized। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है, तो इसका जवाब है थाइलाकॉइड में हो रहा है। और लाइट रिएक्शन में बन क्या रहा है, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल बन रहा है। और रॉ मटेरियल हम कह किसको रहे हैं, तो दैट इज एन एटीपी और NADPH। यहां पर मैंने कहा है कि एक NADPH बराबर होता है 3 ATP के। यानी एक NADPH कितने ATP के बराबर होगा, दैट इज 3 ATP के बराबर है। ये खास बात है, ये खास बात है। यानी एक NADPH जो है वो 3 ATP के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ATP अगर रुपये की तरह है तो NADPH डॉलर की तरह है। इसका मतलब NADPH जब कैश होगा तो ज्यादा ATP मिलेंगे। क्लियर है। फिर मैंने कहा कि यहां स्टार बना के एक लाइन लिखी है। मैंने कहा कि रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड बाय carbon dioxide, raw materials are used by carbon dioxide in dark reaction and form glucose। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल जो बना है, दैट मीन्स पहली चीज है कि यहाँ पर टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाइट रिएक्शन के अंदर रॉ मटेरियल बने हैं, एंड दैट रॉ मटेरियल का मतलब है एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH का जब यूज होगा डार्क रिएक्शन के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, दैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो रॉ मटेरियल क्या थे, फिर से कह रहा हूं कि दैट इज एन एटीपी एंड NADPH। अगर अब मैं बात कर लेता हूं दैट इज अ डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन की अगर बात की जाए तो मैंने पहला ही पॉइंट लिखा कि डार्क रिएक्शन का नाम होगा दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर कोई लाइट की जरूरत नहीं है, कोई भी सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए दैट इज अ सिंपल द बायोकेमिकल रिएक्शन है। और बायोकेमिकल रिएक्शन का ही एक और नाम है दैट इज अ ब्लैकमैन्स रिएक्शन। यानी जिस शख्स ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया उसी के नाम पर है, और उस शख्स का नाम है दैट इज अ ब्लैकमैन्स। तो नाम पड़ गया दैट इज अ ब्लैकमैन्स रिएक्शन। वही वाली बात कि पहला कहां पर होगा डार्क रिएक्शन, तो आ जाइए, तो दैट इज अ टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा आपको पता है जो जेली की तरह था, पीछे डायग्राम में आपको मैंने दिखाया है। और डार्क रिएक्शन में क्या काम हो रहा है वो मैं ये बता चुका हूं, देख लीजिए। ये वाला ऊपर वाला ये जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन। ये पूरा फंक्शन है बेसिकली डार्क रिएक्शन का, देख लीजिए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, फिर मैंने कहा यहां लिखा है कि डार्क रिएक्शन is of 3 types। तो डार्क रिएक्शन अगर देखा जाए तो 3 टाइप का है। ठीक है, और 3 टाइप्स की अगर बात की जाए तो पहला टाइप है बेसिकली C3 साइकिल, दूसरा है C4 साइकिल, और तीसरा है दैट इज अ कैम साइकिल। C3 साइकिल का एक और भी नाम है दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल। तो ये C3 का नाम है।
C4 का एक और नाम है दैट इज एन हैच एंड स्लैक साइकिल। और कैम्प साइकिल का कोई और नाम नहीं है, कैम्प साइकिल है। अब डार्क रिएक्शन में आपको पता है कि क्या काम होता था, उसको अगर मैं थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखूं तो मैंने कहा देखो भाई, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा आपके रॉ मटेरियल, तो दैट इज एन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ATP हो गया और NADPH हो गया। ये तीनों चीजें जब कंबाइन करते थे तो आपको याद होगा कि क्या बनता था, ग्लूकोज। और ये तीनों काम जो थे ये डार्क रिएक्शन के थे। याद है, डार्क रिएक्शन में काम हो रहा है। ये काम 3 तरीके से हो सकता है। एक ये तरीका है, ये वाला, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो तरीका है दिस इज द C3 साइकिल। फिर इसकी बात कर लें तो दिस इज द कैम साइकिल। और अगर इसकी बात कर लें तो दिस इज द C4 साइकिल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डार्क रिएक्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कितने तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में 3 तरीके से, 3 अलग अलग तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। एक है C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाली जो साइकिल है वो है आपकी C3 साइकिल। तो सबसे ज्यादा कौन सी साइकिल चलेगी, दैट इज अ C3 साइकिल। C3 साइकिल का एक और भी नाम है दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल। तो C3 साइकिल का एक और नाम क्या है, दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल। क्लियर है यहां तक बात? तो yes, ओके, सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई। आपको कुछ पूछना है इसमें, कोई भी क्वेरी है तो पूछिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मोस्ट एडवांस साइकिल कौन सी है, तो ये वाली मोस्ट एडवांस्ड है। कौन सी वाली मोस्ट एडवांस्ड है, दैट इज अ C4 साइकिल। सबसे ज्यादा कौन सी साइकिल चलती है, तो दैट इज अ C3 साइकिल। और कैम्प साइकिल जो आपको चलेगी, कैम्प साइकिल वो सिर्फ जीरोफाइट्स में चलेगी। किन प्लांट्स में चलेगी, सिर्फ जीरोफाइट्स में, ये खास पहचान है। और जीरोफाइट की अगर बात करें तो मैंने कहा कि इसके स्टोमेटा ओपन एट नाइट and closed during day and closed during day, ये खास पहचान है। तो इन प्लांट्स में कौन सी साइकिल चलेगी, दैट इज अ कैम्प साइकिल। क्या यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया या नहीं, बताइए। yes sir, हो गया। ओके, ये आपकी किताब का ही डायग्राम है, आपको मिल जाएगा किताब में भी। ठीक है, ये आपकी किताब का डायग्राम है। अगर देखा जाए तो ये रही लीफ, ठीक है। लीफ में अगर देखा जाए तो ये मिडरिब है, देख लीजिए ये मिडरिब है। और मिडरिब से जितनी निकली हैं तो दीज आर वेनलेट्स, तो इसको हम कह देते हैं वेनलेट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज वेनलेट्स। ये बेस है, ये पेटियोल है, ये स्टिप्यूल्स है। ये सब स्टिप्यूल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया है कि इस वाले मार्जिन से इस लीफ को कट किया है, यहाँ वाले मार्जिन से। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूं तो ये लीफ इस तरीके से है,
और अगर देखा जाए तो ये यहां से इस मार्जिन से मैंने इस लीफ को कट किया है। तो जब इस मार्जिन से आपने लीफ को कट किया है तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक वैक्सी कोटिंग है, ये वैक्स है, तो दैट इज नोन एज अ क्यूटिकल। उसके बाद ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, दिस इज द अपर एपिडर्मिस। इसी तरह ये नीचे सेल्स हैं, दैट इज नोन एज अ लोअर एपिडर्मिस। क्यूटिकल ऊपर भी है, क्यूटिकल नीचे भी है। एक बात याद रखिएगा कि क्यूटिकल हमेशा, मैंने कहा कि प्रेजेंट ऑन ग्रीन पार्ट, यानी क्यूटिकल हमेशा किस पार्ट पर मिलेगी आपको? हाँ जी, ग्रीन पार्ट पर मिलेगी ग्रीन हमेशा, पार्ट। मस्ट है ये बात। और ऊपर अगर देखें तो ये सेल, यानी अपर एपिडर्मिस पे देखें तो ये सेल्स पैरेलल लगे हुए हैं। जब पैरेलल लगे हुए हैं तो आपने इसका नाम दे दिया, दैट इज अ पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड मीजोफिल सेल। मीजोफिल का मतलब है मिडिल के, तो मीजोफिल में ये एक तो ये आ जाएगा, एक मीजोफिल में ये आ जाएगा। तो मीजोफिल दो तरीके का, एक है पैलिसेड और एक है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एयर स्पेसेस दिखाई हैं। ये जो यहाँ पर येलो येलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर येलो में एयर स्पेसेस हैं। तो येलो के अंदर अगर देख रहे हैं तो एयर स्पेसेस हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर कोई एयर स्पेसेस नहीं है, यहाँ पर पैरेलल सेल्स लगे हुए हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? उसके बाद ऊपर यस वाला पार्ट अगर देखा जाए तो देखिए लीफ के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ वाला पार्ट जो होगा वो जाइलम होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? दैट इज अ फ्लोएम। क्लियर है ये बात? ये बात याद यस रखिएगा कि ऊपर की तरफ जाइलम है और नीचे की तरफ फ्लोएम है। ये क्लियर हो गई कहानी? नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो देखो ये गार्ड सेल से स्टोमेटा है, समझ रहे हैं? गार्ड सेल से नीचे और क्या है? दैट इज एन स्टोमेटा है। ये देख रहे हैं, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, तो दीज आर स्टोमेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस ओके, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर, दैट इज एन स्टोमेटा, भी देख लीजिए। मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंडेड। कोई बात नहीं है। आ, इसके बाद नहीं आना है, बस ये इतना ही पढ़ाऊंगा आज, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? देख रहे हैं ये स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग नजर आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये बेसिकली अपर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है बेसिकली। और अगर देखा जाए तो ये किडनी की तरह जो सेल्स नजर आ रहे हैं, दो, ये नजर आ रहे हैं किडनी की तरह दो सेल्स, यस दिस इज कॉल्ड एज अ गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स किसकी तरह है? दैट इज अ किडनी किडनी। शेप्ड है। गार्ड सेल्स किसकी तरह है? किडनी शेप की तरह है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस गार्ड सेल्स के अंदर ये स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं स्टोमेटा। और इस यस गार्ड सेल्स के पीछे जो सेल्स नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स है, इंपॉर्टेंट है ये सब्सिडियरी सेल्स। तो ये मैंने कहा कि कवर द गार्ड सेल्स, ये किसको कवर कर रहे हैं? तो ये सब क्लियर है। और